जय हिंद। तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया है वीडियो बनाए हुए, हमको थोड़ा सेटअप वोटअप वगैरह अच्छा मतलब कि नहीं था, थोड़ा बिजी भी हो गए थे, उसमें थोड़ा बीमार ये सब हो गए थे, तो उससे थोड़ा वीडियो बनाना हम लोग का रुक गया था, हम लोग का काम रुक गया था। अब आज से रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी इस चैनल पर, और हम आपसे वादा किए थे कि एग्ज़ाम से पहले आपका फुल सिलेबस कराने का, तो वो आपको ज़रूर कराएंगे। अब थोड़ी आपको लंबी लंबी वीडियो मिलेगी और वन शॉट के नाम से मिलेगी ना। अब हम लोग वन शॉट बनाएंगे और खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से। आप बस वीडियो ही देख लीजिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर सारी वीडियो ही अगर देख लेते हैं ना, तो आपको पूरा का पूरा यहीं पर क्लास में आपको याद करवा कर ही मैं भेजने वाला हूँ, तो उसका कोई टेंशन ना लें। आपका एग्ज़ाम फरवरी से है, आपको फरवरी तक आपका सिलेबस आपके हाथ में दे देंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो आज से हम लोग वन शॉट वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग लास्ट वीडियो में जहाँ तक पढ़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हम लोग लास्ट वीडियो में प्रकाश के गुण देखे थे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश के गुण, ठीक है, ये प्रकाश के गुण देखे थे, 4-5 गुण देखे थे, ठीक। तो हम लोग 4-5 गुण देख लिए हैं प्रकाश के। अब हम लोग उससे आगे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा किरण, ठीक है। प्रकाश जान गए, हेडिंग लगा लीजिएगा किरण, ठीक। किरण किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो किरण हेडिंग लगा लीजिएगा। अब देखिए किरण किसे कहते हैं, तो हमको पता है, ये देखिए मान लीजिए कि ये रेखा है, ठीक। पहले रेखा को समझ लेते हैं, ये रेखा है। सबसे पहले हम लोगों को पता है, ठीक, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि ये एक बिंदु, ये बिंदु, बिंदु बिंदु, बहुत सारे बिंदु, सभी बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखा बनकर तैयार हो जाती है, ठीक। सभी बिंदु को मिला दे तो एक रेखा बनकर तैयार हो जाती है। यानी कि हम लोग कहते हैं बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं, यही ना कहते हैं, बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं किरण किसे कहते हैं। तो सीधा सा मतलब है भाई, प्रकाश जानते हैं ना, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करता है और वस्तुओं को दिखाता है। ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए किरण किसे कहते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो प्रकाश हम लोग जान गए। अब प्रकाश चलता है तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। भाई प्रकाश जब चलता है तभी तो यहाँ पर मान लीजिए अंधेरा है, एक प्रकाश मतलब लाइट जला दी, ठीक। जैसे यहाँ पर लाइट जला दी तो पूरा यहाँ पर उजाला हो गया, मतलब चलकर आया तब ना, बल्ब से निकल कर आया तब ना। तो मान लीजिए प्रकाश चलता है, मतलब हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं चलते हैं, कहाँ चलते हैं, रास्ते पर। वैसे ही प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उसे किरण कहते हैं, और किरण को दिखाने के लिए ऐसे कहीं तीर लगा लेते हैं, ठीक। प्रकाश के चलने के रास्ते को किरण कहते हैं, सिंपल सा बात, ठीक। किसे कहते हैं, किरण। प्रकाश के चलने के रास्ते को किरण कहते हैं। अब किरण के बाद आता है किरणों का समूह, मतलब प्रकाश का बहुत सारा इकट्ठा हो जाते हैं, या फिर किसी बल्ब से प्रकाश बहुत चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक। समझ में आया ना। तो ये सब किरणों के समूह होते हैं। तो पहले हम लोग जान गए प्रकाश, लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अब जहाँ तक उसमें पढ़े थे वहाँ से आगे का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग जान गए किरण। किरण किसे कहे, प्रकाश के चलने के रास्ते को किरण कहते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिएगा किरण पुंज, क्या, किरण पुंज, ठीक, किरण पुंज। तो किरण पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब होता है समूह। क्या होता है, समूह,
किरण जान गए प्रकाश के चलने के रास्तों को किरण कहते हैं। अब पुंज का मतलब होता है समूह, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखो किरण पुंज हमको 3 तरह से मिलते हैं। अगर हम लोग देखें कहीं कहीं तो ऐसे प्रकाश की किरण समांतर हो जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक हमको दिखते हैं ये प्रकाश। अगर ऐसे प्रकाश की किरण चलते हैं ऐसे, तो ऐसे प्रकाश की किरण को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए भाई, एक किरण नहीं बहुत सारी है ना, तो हम लोग को पता है किरण पुंज का मतलब होता है समूह। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक। अब ये देखिए बहुत सारी किरण एक साथ ऐसे निकल रही है और एक दूसरे के साथ समांतर है, ठीक। ये एक दूसरे के साथ समांतर है, तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज, ठीक। सिंपल सा डेफिनेशन है। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं या फिर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब किरण एक दूसरे के साथ समांतर होती हैं तो इस प्रकार के समूह को, किरणों की इस प्रकार के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ बल्ब जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, ठीक। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकलकर चारों तरफ फैल जा रहा है। यानी कि एक बिंदु से होकर निकल कर जाती हैं और फैल जाती हैं जब प्रकाश किरण, तो अप हो रही ना, अप हो रही, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपसारी, ठीक। अपसारी किरण पुंज। बात समझ में आ रही होगी आपको। और एक और घटना होती है प्रकाश की कि मान लीजिए कहीं से निकलकर आ तो रही है बट एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जा रही है, ठीक। एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जा रही है, तो इस प्रकार के किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार के किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं। अब एक बिंदु पर जाकर अभी मिल रही है, अभी अभी अभी, ठीक। तो ऐसे किरण पुंजों को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको पूरी बात आपके दिमाग तक उतर जाएगा। इधर देखना, किरण किसे कहते हैं, तो हमने कहा प्रकाश के चलने के रास्ते को किरण कहते हैं, ठीक। प्रकाश के चलने के रास्ते को किरण कहते हैं। अब किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देखिए हेडिंग लगाकर लिख लीजिएगा, प्रकाश के चलने के रास्ते को किरण कहते हैं। अब किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज हेडिंग लगा लीजिएगा। अब पुंज का मतलब आपको बता देंगे समूह, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 तरह की होती है, किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। एक, जब एक दूसरे के साथ कई किरणें समांतर होकर चलती हैं तो कई किरण हैं, तो ऐसे किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से निकलकर फैल जाती हैं तो ऐसे किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिल जाती हैं, जब कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल जाती हैं तो ऐसे किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। हाँ, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए दर्पण, ठीक है। आगे हेडिंग लगा लीजिए दर्पण। क्या? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। दर्पण के बाद हम लोग देख लेंगे प्रतिबिंब, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं दर्पण, उसके बाद प्रतिबिंब देख लेंगे। दर्पण किसे कहते हैं, तो पहले देखिए कांच का कोई प्लेट ले लीजिए, कांच एक ले लीजिए, कांच, ठीक है। दर्पण कैसे बनता है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद दर्पण हम लोग को समझ में आ जाएगा। कांच ले लीजिए, तो कांच 2 तरह के हो सकते हैं, एक या तो कांच का समतल प्लेट होगा और एक या तो गोलीय प्लेट होगा। मतलब कि कांच का एक गोलीय सतह होगा, एक समतल होगा, ठीक। कांच का एक गोलीय पृष्ठ होगा, एक समतल पृष्ठ होगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि कांच के चाहे गोलीय पृष्ठ ले लीजिए चाहे समतल पृष्ठ ले लीजिए, और इसके एक भाग को पारा यानी कि Hg, पारा या फिर चांदी यानी कि Ag ना से पालिश कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पालिश कर दीजिए। अब पालिश करने के बाद लोहे का ऑक्साइड लगा लीजिए, लोहे का Fe2O3, इसको बोलते हैं लोहे का ऑक्साइड, यानी कि इसी का नाम और आता है लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड,
ठीक। लोहे का ऑक्साइड इसको बोलते हैं और इसका साधारण नाम लाल ऑक्साइड है। तो इतना करते हैं कि कांच का कोई भी पृष्ठ लें, या तो गोलीय पृष्ठ या तो समतल पृष्ठ, उस पर पारे या चांदी का पॉलिश करके लोहे का ऑक्साइड लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग पेंटिंग कर देते हैं। तो उसके बाद जो संरचना आपको जो भी कुछ बनकर तैयार होता है उसी को हम लोग दर्पण कह देते हैं। यानी कि मान लीजिए कांच का समतल प्लेट है, ये समतल पृष्ठ है या गोलीय पृष्ठ है। इसके इस इधर वाले भाग को मान लीजिए कि हम पारा या चांदी से पॉलिश करके लोहा का ऑक्साइड लगा दें और उसके बाद इसको पेंटिंग कर दें। ठीक, इसको क्या कर दें, पेंटिंग कर दें। तो इधर का भाग तो क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो गया। इधर का भाग क्या हो गया, चमकदार हो गया। इधर का भाग पेंटिंग वाला हो गया, इधर का भाग चमकदार हो गया। तो जब किसी भी कांच के पृष्ठ में एक भाग पेंटिंग किया गया हो और दूसरा भाग चमकदार कर दिया गया हो, बाकी इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए पेंटिंग किया जाए तब, तो वो क्या कहलाएगा, दर्पण। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि इसके बाहर भाग पॉलिश कर देते हैं, इसके बाहर भाग पॉलिश कर देते हैं। ठीक, इसके बाहर भाग पॉलिश कर देते हैं। ठीक, अब हमारा बन गया। अच्छा, इसको एक बार देखते हैं, इसके बाहर भाग पॉलिश कर दिए। अच्छा, इसको हम लोग एक बार और करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके उस उधर वाले भाग को पॉलिश, इधर वाले भाग को पॉलिश कर देंगे। ये लीजिए पॉलिश कर दिए। ठीक, ये लीजिए हमने पॉलिश कर दिया। अच्छा, जरा बताना इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा, डिफरेंट दिख रहा? दोनों भाग समतल है और इधर का भाग पॉलिश किया, इधर का चमकदार है। इसमें इधर का पॉलिश किया, उधर का चमकदार है। ऐसा हमको लग रहा है कि इसी को ऐसे उलट दिए, ये वाला, यानी कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको ऐसे उलट दिए, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर देखिए, एक बार इसके बाहर पॉलिश कर दिए और इसको मान लीजिए कि बीचों बीच ऐसे काट दें, बीचों बीच ऐसे काट दें। तो ये गोलीय पृष्ठ है, मतलब गोला का एक पृष्ठ है। ठीक, गोला का आपका एक पृष्ठ है। अब इसके बाहर पॉलिश कर दिए हैं, एक बार अंदर पॉलिश कर देते हैं। जैसे उसकी स्थिति बदले वैसे इसकी स्थिति बदल देते हैं पॉलिश करने की। इसके एक बार बाहर पॉलिश किए, एक बार अंदर पॉलिश कर दिए। अच्छा, दोनों में अंतर देखते हैं। इसका देखिए, ये देखिए उठा हुआ भाग पॉलिश किया गया, धंसा हुआ भाग चमकदार छोड़ा गया। इसका धंसा हुआ भाग पॉलिश किया गया, उठा हुआ भाग चमकदार छोड़ा गया। यानी कि यहाँ पर दो दर्पण बन जा रहे हैं और इसमें एक ही दर्पण बन रहा है। समझ में आया क्या? आई बात समझ में? तो पहले हम लोग को ये समझ में आ गया कि एक बन गया ऐसे समतल प्लेट का, एक बन गया गोलीय प्लेट का। तो समतल प्लेट का अकेले भाग है, मतलब इसका कोई प्रकार नहीं। बाकी ये गोलीय प्लेट का दर्पण बना, यानी कि इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में दो भाग बन गए। एक देखिए, जिसका उठा हुआ भाग पॉलिश किया गया है, ऊ का मतलब उत्तल, ऊ का मतलब उत्तल, उठल तो हो गया उत्तल, उत्तल दर्पण। और जिसका धंसा हुआ भाग एक दूसरा जो बचा उसको अवतल बोल देंगे, अवतल। और ये देखिए समतल प्लेट है तो इसको बोल देंगे समतल दर्पण। क्या? समतल दर्पण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग बेसिकली दर्पण किसे कहते हैं ये समझने वाले हैं। तो देखिए, रटना नहीं है भाई, हमारे यहाँ जो आया उसको कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल टेक्निकली समझना है। और देखिए, एक बार अगर वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में आप बैठ जाएंगे ना, तो आपको ऐसे टेक्निकली ऐसे मैं आपको सिखा दूंगा, ऐसे आपको आइडिया दे दूंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, अगर किसी की परिभाषा भूल भी जाते हैं ना, तो आप टेक्निकली अपने खुद से बना लेंगे। ऐसा हमारे ऊपर विश्वास रखिए, आपको मैं विश्वास दिलाया हूँ तो करूँगा। ठीक है, समझ में आया ना? एक भी मिसकंसेप्ट नहीं रहे। इधर देखिए, हमने कहा कांच के किसी पृष्ठ के, ठीक, कांच के किसी पृष्ठ के एक भाग को पारे या चांदी से पॉलिश करके और लोहे का ऑक्साइड लगाकर पेंटिंग कर दिया जाता है, तो उसे दर्पण कहते हैं। ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए, दर्पण दो प्रकार के हमको मिल गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर बोलेंगे दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। ठीक, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। अब देखिए, समतल दर्पण का
इधर का पॉलिश किया, इधर का छोड़ दिया, इधर का पॉलिश किया, इधर छोड़ दिया, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं दिखा, इसलिए इसका कोई प्रकार नहीं। बट गोलीय दर्पण में देखिए, एक बार बाहर का किया, एक बार अंदर का, इसमें अलग अलग अंतर दिख गया, यानी कि इसका दो प्रकार बन सकता है। तो इस तरह से गोलीय दर्पण दो तरह के हो जाते हैं। ठीक, इस तरह से गोलीय दर्पण दो तरह के हो जाते हैं। तो पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे दर्पण, और दर्पण का परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद समतल हेडिंग लगाएंगे, और उसके बाद समतल में परिभाषा लिखेंगे कि कांच के किसी समतल पृष्ठ के एक सतह को, समतल दर्पण में लिखेंगे, कांच के किसी समतल पृष्ठ के एक सतह को पारे या चांदी से पॉलिश करके दूसरे सतह को चमकदार छोड़ दिया जाता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। या फिर आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, कांच के किसी समतल पृष्ठ के एक सतह को पॉलिश करके दूसरा सतह चमकदार बना दिया जाता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में वो वैसे ही कह देंगे, बस इसमें कह देंगे कांच के गोलीय पृष्ठ। ठीक, तो कहेंगे कांच के किसी गोलीय पृष्ठ के एक सतह को पॉलिश करके दूसरा सतह चमकदार छोड़ दिया जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आती है बात कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख गया एक उत्तल और एक अवतल, एक उत्तल और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। इतनी बात आपको क्लियर हुई। देखिए उत्तल दर्पण में लिखेंगे हम लोग, हेडिंग लगाएंगे अब उत्तल दर्पण। ये तो लिख लिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग उत्तल दर्पण हेडिंग लगाएंगे। अब उत्तल दर्पण में हम लोग लिखेंगे कि ऐसा दर्पण या फिर ऐसा गोलीय दर्पण। ठीक है, वैसे तो गोलीय दर्पण का भाग है इसलिए कहेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग चमकदार हो और धंसा हुआ भाग पॉलिश किया गया हो। ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग पॉलिश किया गया हो और उठा हुआ भाग चमकदार हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। उसके बाद हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में ये वाला हिस्सा बना लेंगे। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो कहेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग पॉलिश किया हो और धंसा हुआ भाग चमकदार हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, फिर एक बार सुन लीजिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग पॉलिश किया गया हो और धंसा हुआ भाग चमकदार हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में ना। अब अवतल दर्पण में ये बना लेंगे। आपको इतना समझ में आ गया दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण समतल दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं ये जान लिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ये जान लिए, और ये भी जान लिए कि उत्तल और अवतल गोलीय दर्पण के प्रकार है। ठीक, इतना बात समझ गए। अब आपको देखिए हम पहचानना सिखाएंगे कि उत्तल दर्पण कौन होगा और अवतल दर्पण कौन होगा। तो बहुत बेहद आसान है, हम लोग परिभाषा के अनुसार पहचान लेंगे। अभी हम लोग देखे हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहें, तो कहेंगे गोलीय दर्पण का वह भाग या फिर ऐसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग चमकदार हो, उठा हुआ भाग धंसा हुआ भाग पॉलिश किया गया हो और उठा हुआ भाग चमकदार हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, आपको उठा हुआ चमकदार, बस चमकदार देखना है। क्या देखना है, चमकदार हिस्सा, चमकदार हिस्सा अगर उठा हुआ है, क्या है, उठा हुआ है तो ऊ का मतलब उत्तल, अब बाकी जो बचा हुआ अवतल। समझ में आ गई बात ना। हाँ, तो यहाँ पर मैं दो तीन बना दे रहा हूँ, आप फटाक से हमको पहचान कर बता दीजिए ना। इसको मिटा लें, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमको जगह है, इसमें हम लोग बना ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक ऐसा बना दिया मैंने। तो देखिए भैया, जब तक पॉलिश नहीं किया गया रहेगा तब तक वो दर्पण नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये ऐसे जो लाइनिंग खींचे हैं इसका मतलब ये पॉलिश किया भाग है। ठीक, तो जो पॉलिश नहीं किया गया रहेगा किसी भी भाग को तो वो कोई दर्पण नहीं, कांच है। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी फिलहाल में क्या है, कांच है। अगर इसको पॉलिश कर दें, मान लीजिए कि इस भाग को पॉलिश कर दिए, अच्छा, एक हम लोग ऐसे ही बना दिए, इस भाग को पॉलिश कर दिए। ठीक, अच्छा, एक बार हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इस भाग को पॉलिश कर देते हैं। एक बार हम लोग ऐसे बना लेते हैं और इस भाग को पॉलिश कर देते हैं। मतलब कुल ऐसे हम लोग स्थिति अदल बदल कर बना दिए। मतलब कुछ भी बनाए भैया, बस हमको क्या देखना है, चमकदार हिस्सा। अगर चमकदार हिस्सा उठा हुआ है तो उत्तल और धंसा हुआ है तो अवतल। बहुत आराम से आप पहचान सकते हैं। तो ये देखिए इसका चमकदार हिस्सा, ये तो क्या है, पॉलिश किया, ये चमकदार क्या है, उठा तो उत्तल, क्या है
उत्तल। समझ में आ गया? अच्छा, इसका चमकदार हिस्सा देखिए क्या है, धसा, तो क्या है, अवतल। क्या है, अवतल, अवतल दर्पण। अच्छा, इसका चमकदार हिस्सा क्या है, उठा हुआ, यहाँ पर देखिए ये धसा हुआ पालिश है, उठा हुआ चमकदार, तो उठा हुआ चमकदार है तो उत्तल, इसका धसा हुआ चमकदार है तो अवतल। आई होप आप पहचानना भी सीख गए। समझ में आया ना? आपको बिल्कुल बढ़िया से हमने आपको दर्पण समझा दिया। ठीक, उसके बाद आप इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद आप हेडिंग लगाइए प्रतिबिंब। ठीक, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। आप सारा दर्पण जो लिखे हैं, उत्तल, अवतल और समतल, ये सब फिगर के साथ लिखते जाइएगा और बनाते जाइएगा। ओके, बहुत आसान आपको अब लग रहा होगा। ठीक, इसको मैं मिटाऊं, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला हेडिंग आप लगा लीजिए और लगाकर तैयार रहिए, प्रतिबिंब। ठीक, हाँ इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये पहले समझते हैं। देखिए बहुत सारे लोग, देखिए दो बात आती है यहाँ पर, एक छाया और एक प्रतिबिंब। छाया को लोग प्रतिबिंब कहे जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक, जैसे आपको यहाँ बोर्ड पर हमारी काली संरचना ये दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे हम हिल रहे हैं, तो यहाँ पर काली संरचना जो हिल रही होगी आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये जो काली संरचना है ना, इसे हम लोग छाया कहते हैं, प्रतिबिंब नहीं कहते हैं। ये मिसकंसेप्ट है भाई, आज के दिन से ध्यान रखना। ये जो काली संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, ये छाया है। तो अगर आपसे कोई पूछे छाया किसे कहते हैं, तो कहें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश की किरण डाला जाता है तो उसके पीछे जो काली संरचना बनती है उसे छाया कहते हैं। क्या बोले मैंने? कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो उसके पीछे जो काली संरचना बनती है उसे छाया, अपने देहाती भाषा में हम लोग परछाई कहते हैं। समझ में आया बात? हाँ। बाकी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो देखिए एकदम सिंपल है प्रतिबिंब। आपको छाया क्लियर होगा ना? प्रतिबिंब देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक घर का आईना है, यानी कि जिसको आप लोग दर्पण कहेंगे। ठीक, समतल दर्पण है, अभी हम लोग पढ़े हैं समतल दर्पण। मान लीजिए कि ये घर का समतल दर्पण है, जिसमें हम लोग अपना, जिसको आप लोग शीशा कहते हैं ना। देखिए भाई, वो शीशा नहीं होता है, शीशा कुछ और होता है। ठीक, शीशा वो नहीं होता है, उसको आईना कह सकते हैं या फिर समतल दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, आज के दिन से शीशा ना कहिएगा। तो ये देखिए, मान लीजिए आपका घर का समतल दर्पण है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हो गए, यहाँ पर आप खड़े हो गए। ठीक, तो जब यहाँ पर खड़े हो गए इसके सामने, इस दर्पण के सामने, तो इसके भीतर आप हुबहू दिखाई देंगे, जैसे हैं वैसे ही। ठीक, जैसे हैं वैसा ही दिखाई देंगे। समझ में बात आई? यानी कि जैसे हैं वैसे ही एकदम दिखाई देगी, और वो जो आकृति वैसे ही एकदम दिखाई देती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। देखिए छाया किसे कहें? हमारे ऊपर प्रकाश किरण पड़ रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर काली संरचना दिखाई दे रही है। समझ में आया ना? तो इसे परछाई कहें। बाकी ये देखिए, घर का जो समतल दर्पण है उसके सामने खड़े हो रहे हैं तो एकदम हुबहू वैसी ही संरचना दिखाई दे रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो दोनों में क्या बात क्लियर हुई कि ये देखिए यहाँ पर हमारा आकृति, चेहरा और एकदम हुबहू नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि प्रतिबिंब में चेहरा, आकृति हुबहू दिखाई देती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब देखिए, तो छाया तो हम लोग जान गए किसे कहें। अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसको सुन लीजिए कि जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण के भीतर ठीक उसी प्रकार की संरचना दिखाई देती है जैसी वस्तु होती है, तो उस संरचना को प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण के भीतर ठीक उसी प्रकार की संरचना दिखाई देती है जैसी वस्तु की संरचना होती है, तो उस संरचना को दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई ना? हाँ। अब देखिए, प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, या फिर प्राप्त करने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा नंबर होता है
आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आइए हम लोग दर्पण से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि यह एक दर्पण है, नहीं 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 नहीं, अभी दर्पण नहीं है, जब तक इसका कोई एक भाग पालिश नहीं किया जाएगा तब तक दर्पण नहीं है। भूल से भी मत कहना कि ये दर्पण है। अब इसको मान लो इस भाग को पालिश कर दिए, अब ये क्या है, दर्पण है। ठीक, अब देखिए ये कौन सा दर्पण है, तो इसका धसा हुआ भाग पालिश है, उठा हुआ नहीं है। उठा हुआ रहता तो ऊ का मतलब उत्तल हो जाता, बाकी धसा हुआ है तो अवतल है। यहाँ पर एक ऐसे मुख्य अक्ष खींच दिए। अभी देखिए इन सबको आपको बता दे रहा हूँ, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं, ये सब आप अपने दिमाग में मत रखिएगा। ठीक, जस्ट ये जो प्रतिबिंब पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, उसमें आपको सारी बातें याद करा देंगे, घबराइए ना। तो ये देखिए ये दर्पण का ध्रुव है, यहाँ इसका फोकस है और यहाँ इसका प्रकाश वक्रता केंद्र है। अभी इसको आप अपने दिमाग में मत रखिएगा, सारा का सारा बात बताएंगे कि ये क्या क्या होता है। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु रख दिए और देखिए यहाँ पर बस आपको एक ही बात बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए जब किरण एक दूसरे को स्वतः काटेंगी तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब किरण एक दूसरे से को आगे या पीछे जब किरणों को बढ़ाते हैं तब काटती हैं तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे आभासी कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए कि जब किरण स्वतः काटती हैं एक दूसरे को तो उनके काटने से जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब किरणों को आगे या पीछे बढ़ाते हैं तब प्रतिबिंब बनता है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई ना। हाँ, तो देखिए मान लीजिए किरण को हम लोग चला दिए, अभी इसको बस आप ध्यान रखिए, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये फोकस से होकर मान लीजिए चली गई। ठीक, एक बार हम लोग इसको फोकस से चला देते हैं, तो ये मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ पर काट दी ना, यहाँ पर जिधर वस्तु काटती है उधर, जिधर मतलब कि किरण काटती है उधर वस्तु का मुख बन जाता है, तो यहाँ पर इसका मुख बन गया। अब देखिए किरण खुद से आकर काटी है तो ये क्या, ये कौन सा प्रतिबिंब बन गया, वास्तविक। क्या बन गया, वास्तविक। समझ में आ गया ना, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए एक और आपको स्थिति दिखा रहा हूँ, मान लीजिए किया अवतल दर्पण फिर से बना दिए। ठीक, अवतल दर्पण फिर से बना दिए, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु को हम रखें, यहाँ से चलाएं, फोकस से होकर चली गई। ठीक, फिलहाल में बस इतना है, देखिए बस आपको बस देखना है कि वास्तविक कौन है, आभासी कौन है, बस यही देखना है और कुछ नहीं। और ये सब नियम हम आपको सारा पढ़ाएंगे, टेंशन ना लें। अब यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र से होकर चलाएं किरण को, ये वक्रता केंद्र से होकर चलाएं किरण को, तो ये जिस मार्ग में जाती है उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब जरा बताइए यहाँ पर किरण दोनों देखिए इतना करीब है, जैसे ही दूर जा रही है एक दूसरे से दूर हटती जा रही है, कभी भविष्य में नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी भविष्य में तो बताइए इसको आगे या पीछे बढ़ाएंगे, तो इसको हम लोग आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दिए, यहाँ पर काट दिए, जिधर काटते हैं उसका मुख बनता है, ये बन गया सीधा। अब देखिए जब किरण को आगे या पीछे बढ़ाते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया क्या? यानी कि हम लोग क्या समझे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहें, जब किरण स्वतः काटती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जब किरणों को आगे या पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब जो बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर याद रखने का है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। क्या बना है, उल्टा। और यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा। क्या बना है, सीधा। अब देखिए सदैव ऐसा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये देखिए याद रखिएगा, आभासी लास्ट में आ रहा सी का मतलब सीधा, और जब ये को याद हो गया सीधा तो दूसरा उल्टा। समझ में आना, आभासी प्रतिबिंब कैसा बना, तो आपके दिमाग में बस आभासी, सी जैसे आए
खटक जाना चाहिए, सी का मतलब सीधा और वास्तविक का मतलब उल्टा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप पहले प्रतिबिंब में हेडिंग लगाएंगे और उसमें लिखेंगे कि जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण के भीतर ठीक वस्तु की जैसी ही संरचना दिखाई देती है तो उस संरचना को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जो किरणों के स्वतः काटने से बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। उसके बाद ये फिगर बना लेंगे। एक बात उसमें और लिख लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, बस। आभासी प्रतिबिंब में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा प्रतिबिंब जो किरणों को आगे या पीछे बढ़ाने पर बनते हैं आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब में लिख लें वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब में हम लोग लिख लें आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आई होप इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे परावर्तन, यानी कि प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो आगे हेडिंग लगा लीजिएगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक। इसके बाद हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए प्रकाश का परावर्तन। हाँ, तो चलिए अगला नंबर हेडिंग लगा लीजिए परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इन सब का आगे ज़रूरत है, इसलिए हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जिसकी ज़रूरत है आगे उस हिसाब से पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसकी आगे ज़रूरत है हम लोग को। जब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो परावर्तित होगी किरण, तो आप पूछेंगे परावर्तन क्या है, तो पहले ये सोचते हैं कि पहले इसको परावर्तन बता लें, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो सतह पर देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी भी सतह पर पड़ती है तो वहाँ से तुरंत इधर से गई और इधर से तुरंत इधर आएगी, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा लड़के कहते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से पड़ती है तो अपने ही माध्यम में वापस ले जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये गलत है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। परावर्तन देखिए हर एक सतह से होता है। प्रकाश किरण चाहे समतल प्लेट से टकराए, चाहे चिकने प्लेट से टकराए, चाहे खुरदरे प्लेट से टकराए। हमारे कहने का मतलब, मान लीजिए समतल प्लेट, समतल सतह है, ये हम लोग ये नीचे का ये मान लीजिए फिक्स कर दिए, ठीक। मान लीजिए कि ये क्या है, खुरदरा सतह है, खुरदरा सतह है। इधर का हम लोग इसको पॉलिश वॉलिश कर दिए, चाहे पॉलिश नहीं किए तो कहीं भी कोई सतह फिक्स कर दिए हैं इसको, ठीक। ये दो प्रकार का सतह है। ये कैसा सतह है? चिकना सतह है। कैसा सतह है? चिकना सतह है। और ये कैसा सतह है? खुरदरा। क्या है? खुरदरा सतह है। इतनी बात समझ में आया? ये चिकना सतह है, ये खुरदरा सतह है। होगा क्या कि यहाँ से जब प्रकाश किरण को डालेंगे, होगा क्या कि जब यहाँ से प्रकाश किरण को डालेंगे तो जब बहुत सारे प्रकाश किरण आएंगी, एगो दुगो तो आएगी नहीं, बहुत सारे, ठीक। बहुत सारे प्रकाश किरण ऐसे मान लीजिए पड़ेंगे, इसे हम लोग 4 को किरण डाल दें, तो होगा क्या कि ये प्रकाश की किरण जैसे यहाँ से आई एकदम हुबहू ऐसे जाएगी, ठीक। ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी, ये वाली ऐसे चली जाएगी और ये वाली ऐसे चली जाएगी, ठीक। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अगर हम लोग क्या करें, इस खुरदरे सतह पर डालें ऐसे प्रकाश किरण, ये ऐसे हम लोग डाल दी प्रकाश की किरण, ठीक। ऐसे बहुत सारे प्रकाश किरण हम लोग इस पर डाल दी, तो होगा क्या कि कोई इधर भागेगी किरण, कोनों का इधर परावर्तन होगा, कोनों का इधर होगा, तो यहाँ पर कोनों का इधर होगा, ये इसका मान लीजिए इसका इधर हो जाएगा और इसका मान लीजिए इधर हो जाए, मतलब उल्टा पुल्टा परावर्तन होगा। देखिए, इसमें इधर उधर हो रहा है, बाकी इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे जा रही है तो सभी ऐसे निकल जा रही है। समझ में आएगा? तो इस घटना को, जैसे प्रकाश किरण एक माध्यम से आई और अपने ही माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर 2 घटना दिख रहे हैं, इस घटना को पहले समझेंगे। देखिए, जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, किसी सतह बोलेंगे, यहाँ पर नहीं बोलेंगे चिकना सतह, नहीं तो आपका परिभाषा गलत है। जब मिसकंसेप्ट नहीं हम लोग को देखना है, हम लोग को पूरी निचोड़ देखना है, ठीक। तो ऐसे हम लोग को पढ़ना है कि अगर हम भविष्य में भूल भी जाएं तो यूजिलाइज करें, अपने माइंड को लगाएं थोड़ा सा, तो वो हमको समझ में आ जाए, उसको हम सही बता दें, ठीक। तो ऐसे पढ़ो। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब कुल मिलाकर साइंस ऐसे टेक्निकली तरीक़ा से पढ़ा जाता है कि आपको याद ना करना पड़े, ठीक। अगर याद करते रह जाएंगे तो ज़िंदगी भर रटते रह जाएंगे और कभी भी आपको साइंस समझ में नहीं आएगी। तो इधर एक बार फोकस कीजिए, आपको सारी बातें क्लियर होगी। तो मान लीजिए, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर बल्ब जल रहा है, यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से टकराकर इधर ही जा रहा है। ये थोड़ा ना है कि इससे ऐसे छेद कर इसके पीछे जा रहा होगा, ऐसा तो है नहीं ना। हाँ, तो यही है कि जब प्रकाश किरण किसी भी सतह पर टकराती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए सतह हम लोग का दो तरह का होता है, एक चिकना सतह होता है, एक खुरदरा सतह। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये चिकना सतह, ये चिकना सतह है, यानी कि ये बोर्ड को आप समझ लीजिए चिकना है, और इसके बगल में ये दीवार है, ये देखिए बोर्ड की तरह एकदम चिकना नहीं है, खुरदरा है ना, तो ये इसको मान लीजिए खुरदरा सतह। तो चिकना सतह पर क्या हो रहा है, प्रकाश किरण एक निश्चित नियम से आ रही है और निश्चित नियम से जा रही है। बाकी इस पर देखिए आ तो रही है ठीक नियम से, बाकी इनका परावर्तन क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा, यानी कि ये अनिश्चित है, ये क्या है, निश्चित परावर्तन, यानी कि इसको एक नियम से हो रही है। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग बोल देते हैं नियमित परावर्तन। क्या, नियमित परावर्तन, और इसको ये बिना नियम से हो रहा है इसलिए अनियमित परावर्तन। क्या, अनियमित परावर्तन। समझ में आया। अब देखिए जब लड़के बोलते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये सही नहीं है भाई, इसको तो नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात। और इसको अनियमित परावर्तन तब कहाँ गया, परावर्तन का ठीक परिभाषा तो बता ही नहीं पाए आप। तो देखिए ठीक परिभाषा परावर्तन का बताने के लिए हम लोग को कहना पड़ेगा कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, चिकने सतह नहीं बोलेंगे, किसी भी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं परावर्तन, दो प्रकार के, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन, ठीक। परावर्तन दो तरह के हमको मिले, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। अब हेडिंग लगाएंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर बोलेंगे चिकना सतह, ठीक। तो कहेंगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं, या फिर प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के परावर्तन के इस घटना को या प्रकाश के परावर्तन के इस नियम को अनियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना, क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। इतना बात आपको डन हुआ। तो ये सारा आप लिख लीजिएगा, नियमित परावर्तन में इसको बना लीजिएगा, अनियमित परावर्तन में इसको बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, ठीक है। दो नियम होते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला नंबर हेडिंग लगा लीजिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, देखिए परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब नियमित परावर्तन, देखिए नियमित तरह से प्रकाश किरणों का परावर्तन होगा तभी उसका नियम हम बना पाएंगे। अब ये मालूम ही नहीं कि प्रकाश किरण किधर जाएगी तो उसका नियम कुछ बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम लोग नियमित परावर्तन से परावर्तन का नियम बनाते हैं। समझ में आया ना। हाँ, मतलब हमको पता होना चाहिए कि यहाँ से टकरा रहे तो इधर जाए और सारी की सारी किरण जाए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब परावर्तन के नियम में नियमित परावर्तन का यूज करेंगे, अनियमित परावर्तन का यूज नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि ये चिकना सतह है, ठीक, ये चिकना सतह है।
भाई नियमित परावर्तन कराना है हमको तो चिकना सतह लेना पड़ेगा। ये एक प्रकाश का किरण इस पर हम लोग डाल दिए, इसको बोलते हैं हम लोग इस पर प्रकाश किरण आपतित कराए दिए। ठीक, तो होगा क्या, परावर्तन इसका होगा तो अपने ही माध्यम में इस दिशा में हो जाएगी, चली जाएगी प्रकाश किरण। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्रकाश की किरण डाले, यहाँ प्रकाश की किरण को डाले। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ से प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में गई तो इस तल के लंबवत यानी 90 अंश के कोण पर एक हम लोग ऐसे रेखा खींच देते हैं। एक हमने ऐसे डॉटेड लाइन से बना दिया रेखा। ठीक, हमने ऐसे एक रेखा खींच दिया। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। इस लंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये देखिए प्रकाश किरण इस पर आपतित करना है तो ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इसलिए इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण। और ये देखिए यहाँ पर पड़ी और परावर्तित हो गई ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक, ये बात समझ में आया। ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है इसलिए आपतित किरण, ये प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है इसलिए इसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच कुछ कोण बन रहा, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आई। आई बोलते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं और इस कोण का नाम है आपका, ये चूंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है इसलिए इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक, अब ये देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कुछ कोण बन रहा, इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है इसलिए इसको परावर्तन कोण कहते हैं। क्या, परावर्तन कोण। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। अच्छा, एक बात इसमें और आपको बच रही है, सारी बातें जान के बस एक बात और देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब इस तल के एक ही बिंदु पर है तो इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब इतने बात आपको अगर क्लियर हो गई तो आपको परावर्तन का नियम एकदम आसान हो गया। तो देखिए परावर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। पहला नंबर क्या होता है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होता है जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये 101% पूरा सच है कि जहां पर प्रकाश किरण आपतित होगी वहीं से हम लोग का जो प्रकाश किरण होगा परावर्तित होगी। ठीक, ये नहीं है कि यहाँ आपतित हो रही तो यहाँ से परावर्तित होगी, ऐसी नहीं होगी। जहाँ आपतित होगी वहीं से परावर्तित होगी और वहीं पर एक हम लोग अभिलंब खींचते हैं, तीनों तल के एक ही बिंदु पर मिलेंगे, उसको आपतन बिंदु। नियम नंबर 1। दूसरा नियम नंबर क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, दूसरा नंबर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर होता है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम हैं। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि परावर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। पहला नंबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, दूसरा नियम में लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, ये दो नियम परावर्तन के। उसके बाद ये आप फिगर बना लीजिएगा इतने लिखने के बाद। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं और उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने का नियम। मतलब जितनी भी सारे पीछे बचेगा ना, जितनी भी सारी बात, सारा का सारा अगले वीडियो में हम आपको खत्म कर देंगे। अब देखिए आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है तो हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो बना करके आपको आपके तक पहुंचाएंगे। हम लोग पूरा सिलेबस आपको ख़त्म करके दे देंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो हम लोग अब आगे चलते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। ठीक, तो चलिए
अगला नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब देखिए हम लोग समतल दर्पण अभी नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल होता है, हम लोग अभी देखे हैं। अब देखिए अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा में हम लोग गोलीय दर्पण का पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले बना लेते हैं एक यहाँ पर उत्तल दर्पण ही बना लेते हैं। ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, इसका उठा हुआ भाग चमकदार इसलिए उत्तल। यहाँ पर हम बना लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक। इसका धंसा हुआ भाग चमकदार है इसलिए क्या हो गया, अवतल दर्पण। समझ में आ गया ना। अच्छा तो ये देखिए पहला नंबर आता है ध्रुव, ठीक है, ध्रुव। तो हेडिंग लगा लीजिएगा इसमें, ये हेडिंग लगा लेना, उसमें पहला नंबर ध्रुव हेडिंग लगा लीजिए। देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए एक बात पहले समझ लीजिए। ये मान लीजिए कोई रेखा है, ए और बी दो बिंदु हैं, इसके बीच एक बिंदु सी है। तो बीच का मतलब बिंदु सी यहाँ भी हो सकता है, अरे इसके बीच ही ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बीच कहने का मतलब इसमें कहीं भी इनके दोनों के मतलब कि दोनों के बीच में कहीं भी बिंदु हो सकती है, उसको बीच कहते हैं। बाकी अगर आपको कह दिया जाए कि मध्य में बिंदु है, तो मध्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा बिंदु जो उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर भाग होगा। तो बीच और मध्य में अंतर आप जरूर देखिए। बीच का मतलब होता है इन दोनों के बीच कहीं भी हो सकती है, ठीक। और मध्य का मतलब होता है कि वो बिंदु जो इस पूरी रेखा को दो भागों में बांटता हो। तो समझ में आया ना मध्य और बीच का अंतर। हाँ तो मध्य कहने का मतलब क्या है, एकदम बीचों बीच, ठीक। तो वही हम लोग कहने वाले हैं कि दर्पण के मध्य में एक बिंदु होता है। देखिए होता नहीं, हम लोग मानते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैसे ही इसके भी मध्य में क्या होगा, एक बिंदु होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव। ध्रुव को हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, P से। तो ध्रुव में हम लोग लिखने वाले हैं कि दर्पण के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं, ठीक। दूसरी बात, ध्रुव से होकर जाने वाली, अब ये देखिए एक वाई अक्ष होता है, एक यक्ष अक्ष, एक वाई अक्ष एक यक्ष अक्ष। अगर यक्ष अक्ष के समांतर रेखा खींचना तो ऐसे खींचेंगे, वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचना है तो ऐसे खींचेंगे। समझ में आया। तो वही ध्यान देखिएगा कि ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा तथा यक्ष अक्ष के समांतर, यानी कि क्षैतिज होगा ना, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा तथा यक्ष अक्ष के समांतर होगी। तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। ध्रुव से होकर जाने वाली तथा यक्ष अक्ष के समांतर रेखा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक। समझ में आया बात। तो दूसरा नंबर हेडिंग आप लगाएंगे मुख्य अक्ष। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ध्रुव से होकर जाने वाली तथा एक्स अक्ष के समांतर रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दें, ध्रुव से होकर, दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली तथा एक्स अक्ष के समांतर रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा अब देखिए दर्पण किसी गोले से काटा गया होगा, तो सपोज दैट हम उस गोले को बना देते हैं, सपोज दैट उस गोले को हमने बना दिया। ये भी किसी गोले से काटा गया है, उस गोले को हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक। अब देखिए जिस गोले से दर्पण काटा जाता है उस गोले का केंद्र होगा, उस केंद्र को मान लीजिए, केंद्र कहाँ होगा, एकदम सेंटर पॉइंट पर ना। तो कहेंगे कि दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, C से, वक्रता केंद्र। तो अगला नंबर हेडिंग लगाएंगे आप वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें लिखेंगे वक्रता केंद्र में कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में है। अच्छा
तो दोनों में होगा भाई, देख लो, इसके में इधर वक्रता केंद्र है, इसके में इधर, यानी कि दोनों में देख लीजिए, जिधर गोला बनेगा उधर वक्रता केंद्र होगा, जिधर गोला बनेगा उधर वक्रता केंद्र होगा। देखिए इसका इधर गोला बन रहा है इसलिए इधर वक्रता केंद्र, इसका इधर गोला बन रहा है इसलिए इधर वक्रता केंद्र, ये अंतर देखिएगा। अब देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में एक बिंदु होता है, उसे हम लोग फोकस कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो तीसरा नंबर वक्रता केंद्र हो गया, चौथा नंबर फोकस हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं। इतनी बात आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं, इसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आप अगला नंबर हेडिंग लगाएंगे फोकस और उसको लिख लेंगे। अब एक बात आती है वक्रता त्रिज्या, पांचवा नंबर बात आती है वक्रता त्रिज्या। तो कहेंगे वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें वक्रता केंद्र यहाँ है और ध्रुव यहाँ है, तो यहाँ की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। छठा नंबर और लास्ट नंबर आता है फोकस दूरी। तो कहेंगे कि फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये फोकस है, ये फोकस बिंदु है ना, फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक बात नोट पॉइंट पे लिख लीजिएगा, आगे आपको इसको सिद्ध हो सके तो कराएं। ठीक, फोकस दूरी जो होती है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा मध्य में होता है, तो यहाँ से यहाँ तक एकदम मध्य में होता है, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस कहते हैं। तो यानी कि आधा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा ना। तो इतनी बात समझ में आया क्या? तो ये दर्पण से संबंधित कुल 6 गो परिभाषा थी, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए एक ध्रुव है, तो कहेंगे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा नंबर आता है आपका मुख्य अक्ष, तो कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली तथा एक्स अक्ष के समांतर रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तीसरा नंबर आपका आता है वक्रता केंद्र, तो कहेंगे कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटा जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला नंबर आता है चौथा नंबर आपका वक्रता त्रिज्या, तो कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा नंबर आता है फोकस दूरी, तो कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव, सॉरी फोकस तो भूल गए ना, तो फोकस एक आता है, तो कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र ध्रुव के मध्य एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है फोकस दूरी, तो कहेंगे फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। समझ में आया बात? तो क्लास को यहीं तक हम लोग रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे, ये दर्पण वाला परावर्तन वाला। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।